I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor, Department of Political Science, Government PG College किशनगढ़। आज हम डेटा के बारे में बात करेंगे और जैसा कि हमने पहले शीत युद्ध वाले चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरीके से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और किस तरीके से उसने प्रगति की। लेकिन जो पहला दौर था शीत युद्ध का, वो आप देखेंगे कि पहला शीत युद्ध का जो दौर था वो 1945 से लगा के वो 1969 तक का था। अब 1969 में क्यों तनाव शैथिल्य हुआ और क्यों वो मतलब जो तनाव घटने की स्थिति है वो पैदा हो गई। तो डेटा की जो सबसे पहले हम लोग उसको डेटा को एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में देख लेते हैं, फिर उसका देखेंगे कि डेटा किस तरीके से चला या डेटा किस तरीके से आगे बढ़ा। पहले हम देखते हैं कि जो डेटा की मुख्य बातें थी वो यही है कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि प्रतियोगिता की अपेक्षा सहयोग की भावना महत्वपूर्ण है। दोनों महाशक्तियाँ ये मान रही हैं कि अब दोनों देशों ने ये देख लिया कि 24 सालों में जितनी उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है वो कर ली और उसके बावजूद भी कोई ख़ास उनको कुछ हासिल नहीं हुआ दोनों महाशक्तियों को। और इसलिए उन्होंने ये माना कि प्रतियोगिता की अपेक्षा सहयोग की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि धमकियों व संघर्ष का स्थान सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा व्यापार समझौता ने ले लिया। और तीसरी बात कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि शांति व सहयोग दोनों के जो दोनों हैं वो दोनों देशों के हित में है। तो जो तीन चीज़ें हैं कि भाई आपकी प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता के साथ साथ सहयोग की भावना या प्रतियोगिता की अपेक्षा जिसको हम कहें सहयोग की भावना महत्वपूर्ण है। और अब उन दोनों देशों ने ये फील किया कि एक दूसरे से सांस्कृतिक आदान प्रदान हो जाना चाहिए तथा व्यापारिक समझौते होने चाहिए। और तीसरा कि मतलब ये माना गया कि शांति है व सहयोग दोनों देशों के हित में है। तो कॉन्सेप्चुअली जैसे मैंने पहले कहा, इसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ा, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। ये तो मुख्य बातें जो डेटा की थी वो तो हमने देखी, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो डेटा शब्द का अर्थ वैसे ये फ्रेंच का शब्द है और उसको इंग्लिश में DETANTE मतलब उसको जैसे अगर हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसको हम बोल रहे हैं देतांत, लेकिन वो देतांत नहीं है। मतलब वो पीछे का त जो साइलेंट है और उसको हम देता कहते हैं। डेटा की अर्थ और परिभाषा में इसका मतलब यह है कि यह तनाव शैथिल्य के लिए है और इसका शब्द का अर्थ है कि तनाव में शैथिल्य आना। और इसका प्रयोग सामान्यतः सोवियत संघ और USA के बीच में मध्य तनाव को जो शीत युद्ध के दौरान तनाव हुआ था उसको कम हुए तनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कि डेटा का अर्थ ये नहीं है अब हम देखेंगे कि हाँ क्या तनाव पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नहीं, तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उसमें फॉर टाइम बीइंग मतलब एक निश्चित समय के लिए उसमें एक तनाव के बीच में एक शैथिल्यता आई है या तनाव कम हुआ है। इसका मतलब इस अवधि में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति को समझते हुए एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया, जिससे कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का निर्माण हो सके। अगर हम उसको कॉन्सेप्चुअली और देखें तो रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार डेटा का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव शैथिल्य। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार राज्यों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों का अंत तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना है। सोवियत संघ ने इसको शांतिपूर्ण अस्तित्व का नाम दिया। अब हम देखें इसकी अगर बैकग्राउंड अगर डिस्कस करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं और आपको यह नहीं भूलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कुछ निहित कारण होते हैं। वह घटना केवल घटित होने के लिए घटित नहीं होती है, यूं ही घटित नहीं होती, उसके पीछे इतने सारे कारण होते हैं कि जिसको हम लोग डिस्कस किया जाना उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें डेटा के कारण थे तो इसका मतलब ये था कि दोनों महाशक्तियाँ युद्ध को टालना चाहती थीं।
पहली बात तो ये है कि अगर हम देतां की अगर 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 इसकी परिस्थिति को देखें तो सोवियत संघ में आप देखेंगे कि 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई और 1953 में, और डी स्टालिनाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कि स्टालिनीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो कई सारी जो स्टालिन की नीतियां थी वो बदली गई। और दूसरा, जब क्रुश्चेव का नेतृत्व आया तो क्रुश्चेव भी मोर और लेस, मतलब उन्होंने विस्टालिनीकरण की प्रक्रिया को तो अपनाया, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं था कि अमेरिका के साथ में पूरी तरह से तनाव को कम किया जाना चाहिए। अब अमेरिका अपनी दूसरी तरह की समस्या से जूझ रहा है। आप देखेंगे कि अमेरिका में जो आप 1960s में अमेरिका ने एक काम किया, वो वियतनाम वॉर में इंडल्ज हो गया। तो वियतनाम वॉर में इंडल्ज होने के बाद में ये हुआ अमेरिका के साथ में कि वह पूरी तरह से उसके अंदर इतना धंस गया कि उसको बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वियतनाम की जो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में सेनाएं लड़ रही थी, उनका सहयोग कर रहे थे सोवियत संघ और आपके चाइना, ये दोनों उसका सहयोग कर रहे थे। और अमेरिका कैसे भी एक सम्मानजनक रास्ता ढूंढ रहा था कि किस तरीके से युद्ध से निकला जाए। दूसरा कि अमेरिका में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी कि अमेरिका वियतनाम वॉर में क्यों फंस रहा है, या अमेरिका वियतनाम वॉर में उसका ऐसा कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से अमेरिका लगातार वियतनाम वॉर में लड़ रहा है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका में जो वियतनाम वॉर के बाद में एक और जो ब्लैक का मूवमेंट शुरू हुआ, अश्वेतों का आंदोलन मार्टिन लूथर किंग में शुरू किया उसको। तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट है वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में, वो ज़बरदस्त चरम सीमा पर पहुंच गया और अब लगा कि अब अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका उस अपने जो देश के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही थी उसको सबसाइड करने के लिए, या उसको उससे ध्यान हटाने के लिए, या उसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी भूमिका को एक उस रूप में देख रहा था जिससे कि वह अपनी घरेलू परिस्थितियों की तरफ ध्यान दे सके। तो इस तरीके से ये एक इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था कि हथियारों की होड़ में 1945 के बाद में जब मतलब बहुत लंबी समय तक हथियारों की होड़ शुरू हुई और दोनों देशों ने एटम बम बना लिया, लेकिन उनको दोनों देशों को ये पता था कि इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक डेटरेंस पैदा हो गया था, जिसको हम कहते हैं कि वो डेटरेंस आप जो संतुलन है, शक्ति का संतुलन जिसको कह सकते हैं, या डेटरेंस को अगर आप उसको कहें कि दोनों देश ये मान रहे थे कि दोनों देशों के में से अगर एक भी देश ने किसी ने अगर उसका प्रयोग किया तो दूसरा देश भी उसको नष्ट कर देगा। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि वो शक्ति संतुलन नहीं, वरन वो आतंक का संतुलन स्थापित हो गया। तो अब आतंक का संतुलन अगर स्थापित हो गया तो दोनों देश एक दूसरे से आतंकित थे कि दोनों देशों के पास में बराबर हथियार थे, वो दोनों देश एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता में लगे हुए थे और उसको बढ़ा रहे थे क्षमता को। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जिस तरीके से सोवियत संघ ने अपने हथियारों की मात्रा में वृद्धि की और अमेरिका ने अपनी हथियारों की मात्रा में वृद्धि की, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया था कि दोनों देश एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अब ये एक स्थिति ऐसा पैदा हो गई कि दोनों महाशक्तियां युद्ध को टालना चाहती थी। मतलब आप देखेंगे कि चाहे वो क्यूबा क्राइसिस के समय हो या और किसी परिस्थिति के समय हो, जब भी दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हुई तो ये हुआ कि एक महाशक्ति पीछे हट गई। जैसे आप देखेंगे कि जो सुएज क्राइसिस था उसमें अमेरिका ने भी एक्टिव रोल नहीं लिया, और उसके बाद अपन देखेंगे कि जो क्यूबा क्राइसिस था उसमें सोवियत संघ वो खुद ही अमेरिका की नाकेबंदी के कारण खुद ही पीछे हट गया। दूसरा कारण ये था कि यूरोप में तनाव समाप्त करने का प्रयास दोनों महाशक्तियां करना चाहती थीं, और दोनों महाशक्तियां ये चाहती थी कि यूरोप में किसी तरीके से तनाव समाप्त हो जाए, वो चाहे वो पूर्वी जर्मनी को लेकर तनाव हो या अन्य देशों को लेकर तनाव हो, चाहे वो मतलब साम्यवादी देशों को लेकर तनाव हो, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया के अंदर
हस्तक्षेप हो सोवियत संघ का, तो दोनों महाशक्तियाँ ये चाहती थी कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं यूरोप में, उस तनाव को कम किया जाना बहुत ही ज़रूरी था। और तीसरा कारण ये था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ इतना खर्च कर चुकी थी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या परोक्ष रूप से युद्ध लड़ने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे हथियार डेवलप किए थे, तो आर्थिक रूप से भी वो परेशान हो रहे थे। तो वो चाहते थे कि नहीं, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हमारे हथियारों की होड़ को समाप्त किया जा सके। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका और चीन की बीच में जो बढ़ती हुई नज़दीकी है, क्योंकि आप देखेंगे कि लिंडन जॉनसन के बाद में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उनके फॉरेन मिनिस्टर बने हेनरी किसिंजर। तो हेनरी किसिंजर ने उनको ये सलाह दी कि आप किसी भी तरीके से, हमको ये ज़रूरी है अब कि हमें अब चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो चूँकि चीन से ये प्रयास किया गया अमेरिका के द्वारा कि चीन से नज़दीकी बनाने का प्रयास किया गया, उसके पीछे कारण यही था कि वियतनाम से वो सम्मानजनक अमेरिका वापसी कर सके। तो इसलिए हेनरी किसिंजर ने बहुत दौरे किए, उन्होंने इनफैक्ट चाइना की लीडरशिप से बात की और उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा की। तो इस कारण से सोवियत संघ ने ये फील किया कि कहीं अमेरिका और चीन का अगर गठजोड़ बन गया तो शायद उसको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि चीन के साथ सोवियत संघ की सीमाएं मिलती हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये था ख्रुश्चेव का सत्ता से हट जाना। और ख्रुश्चेव जो है वो सत्ता से हट गए और ख्रुश्चेव के सत्ता से हटने के बाद में एक सोवियत संघ में बिल्कुल एक फ्रेश, जो पुरानी लीडरशिप की जगह एक नई लीडरशिप आई। तो इस तरीके से तनाव शैथिल्य में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव में बिल्कुल धीरे धीरे कमी आ गई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो संघर्ष है वो बना हुआ है और तनाव पूरी तरह से मतलब उसमें शिथिलता आई है, वो तनाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो उसके देता के लक्षण और बहुत सारी चीज़ें हम हैं उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।